नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट वीडियोस में अपना चैप्टर चल रहा था इरिगेशन या सिंचाई, और उसमें हमने सिंचाई कब करें समय का निर्धारण कर रहे थे, जिसमें समय का निर्धारण करते समय दो आधार होते हैं। उनमें से पहला आधार जो था पौधों के आधार पे, उसके 4 भाग कर लिए थे, और उसमें लास्ट जो किया था वो पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर लास्ट किया था। अब उसी का जो दूसरा आधार है, यानी कि हम पॉइंट कर रहे थे सिंचाई कब करें, ये वाला कर रहे थे। और इसका जो है दो आधार थे। नंबर 1 पे था पौधों के आधार पर, और नंबर 2 पे था मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर ये वाला जो था पौधों के आधार पे, इसको फिर से 4 भागों में बांट रखा था। इसके जो है ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट किए थे। ठीक है, आज जो है ये वाला करते हैं दूसरा आधार जो था सिंचाई के समय का निर्धारण करने के लिए, जो दूसरा आधार दे रखा था वो करते हैं मृदा नमी के आधार पर। इसको समझने के लिए वायुमंडलीय दाब का एक जो है अलग अलग बिंदुओं को एक पैमाने पे दर्शाता हूं, ताकि आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये कर रहे हैं मृदा नमी के आधार पे, और इसमें जो है इसको आसानी से समझने के लिए वायुमंडलीय दाब जो है उसके अलग अलग बिंदुओं को एक पैमाने पे दर्शा। नंबर 1 पे जो है 0, उसके बाद में 0.33 या फिर 1/3 बार, ये जो है सब माइनस में है वैल्यू, और इकाई जो है इनकी वो बार है। उसके बाद में -15 बार, उसके बाद में -31 बार, उसके बाद में -60 बार, और लास्ट में है -10,000 बार। इकाइयां जो है वायुमंडलीय दाब की वो सारी किसमें है, बार में। इकाई जो है वो सारी बार में है। अब जो है ये जो बिंदु है 0.33 या -1/3 वाला, इसको नाम दे रखा है क्षेत्र समता। क्या बोलते हैं इस बिंदु को, क्षेत्र समता। -15 बार वाला जो बिंदु है उसको बोलते हैं स्थायी मलानी बिंदु। ये 15 बार वाला है। 31 बार वाले को जो है इसको मूर्धांक गुणांक बोलते हैं। 60 बार वाला जो है इसको अस्थायी मलानी बिंदु। अस्थायी मलानी बिंदु। अब जो है ये जो पैमाना दे रखा है, इस पे वायुमंडलीय दाब के अलग अलग जो बिंदु है उनको दर्शाया गया है। ये जो क्षेत्र क्षमता होती है 0.33 बार पे, ये उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कहलाती है। इसको जो है क्या नाम दे रखा है, वो दूसरा
उपलब्ध जल की क्या कहलाती है? ऊपरी सीमा। क्षेत्र क्षमता जो है वो उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कहलाती है, और ये जो स्थायी मलानी बिंदु है ये कहलाता है उपलब्ध जल की निचली सीमा। ठीक है, ध्यान से देखना, जो क्षेत्र क्षमता है ये उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कहलाती है, और जो स्थायी मलानी बिंदु है वो उपलब्ध जल की निचली सीमा कहलाती है। इन दोनों के मध्य, यानी कि क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसको क्या नाम दे रखा है? प्राप्य जल। क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच में जो जल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राप्य जल, जो पौधों को उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो प्राप्य जल है ये क्या है कि आपको 11वीं क्लास में बताया था कि जहां पे जल का वर्गीकरण आया था वहां पे कि जो केसीय जल होता है वो क्षेत्र क्षमता और मूर्धांक गुणांक के बीच पाया जाता है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक, या फिर ये बोल सकते हो केसीय जल जो है केसीय जल कहां से कहां तक पाया जाता है? क्षेत्र क्षमता और मूर्धांक गुणांक के मध्य। अब ये जो प्राप्य जल है ये केसीय जल का ही एक भाग है जो क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो क्षेत्र क्षमता है वो उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कहलाती है, और स्थायी मलानी बिंदु जो है वो उपलब्ध जल की निचली सीमा कहलाती है। इन दोनों के मध्य जो जल उपस्थित होता है उसको प्राप्य जल बोलते हैं। अब आगे जो है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे जल की कमी होने लगती है, और ये जो बिंदु है वो स्थायी मलानी बिंदु की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे जैसे मृदा में नमी की कमी होगी वैसे वैसे अस्थायी मलानी बिंदु आता जाएगा। अस्थायी मलानी बिंदु आने से पूर्व ही पौधों में सिंचाई करना अति आवश्यक है। यदि एक बार अस्थायी मलानी बिंदु आ जाता है तो इस बिंदु पर जो पौधे हैं या पौधे की जो कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती है, पौधे सूख जाते हैं। अस्थायी मलानी बिंदु आने के बाद में चाहे पौधे में सिंचाई करे या ना करे, पौधे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पौधा जो है वो मृत हो जाता है। ठीक है, इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है। मृदा नमी के आधार पे जो सिद्धांत है इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि पौधों में जो है उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता कहलाती है, और उपलब्ध जल की निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। इन दोनों के मध्य उपस्थित जल को प्राप्य जल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल की हानि होती है, जिसके कारण धीरे धीरे अस्थायी मलानी बिंदु आने लगता है। अस्थायी मलानी बिंदु आने के पूर्व ही सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर के 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये जो सिंचाई कब करें, समय का निर्धारण जो था वो तीसरा पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 4, सिंचाई कितनी करें। सिंचाई कितनी करें, इसको जो है हाउ मच टू इरिगेट बोलते हैं। सिंचाई कितनी करें, कितनी जो शब्द है इससे जो है किसका निर्धारण हो रहा है? मात्रा का, मात्रा का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ
ऑफ क्वांटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी, या फिर मात्रा का निर्धारण हो रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जिस तरह से फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण करना आवश्यक है, उतना ही महत्व जो है वो सिंचाई कितनी मात्रा में करें यह भी आवश्यक है, क्योंकि फसलों की आवश्यकता अनुसार उसमें जल देना अति आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता से कम और अधिक जल देना दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। अब फसलों में जल कितना दे ये अलग अलग कारकों पे निर्भर करता है, जैसे कई कारकों पे निर्भर करता है, जैसे फसल की प्रकृति, फसल की किस्म, मृदा की किस्म, बुआई का समय, जलवायु आदि। यानी कि फसलों में सिंचाई कितनी करें, जो जल की मात्रा है वो कई कारकों पे निर्भर करती है, जैसे फसल की प्रकृति, फसल की किस्म, मृदा की किस्म, बुआई का समय, जलवायु आदि। ये सब जो कारक है वो फसल की जो जल की मात्रा होती है उसको प्रभावित करते हैं। अब जो है फसलों की प्रकृति के अनुसार जो जल मांग है वो अलग अलग होती है। हर फसल की जो जल मांग है वो अलग अलग होती है। कुछ फसलों की जल मांग जो है वो दे रखी है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक सारणी दे रखी है, उसमें सबसे पहले फसलों का नाम और दूसरी तरफ है जल मांग मिलीमीटर में। यानी कि विभिन्न फसलों की जल मांग दे रखी है, ये मैंने बता दिया आपको कि हर फसल की जल मांग जो है वो अलग अलग होती है। अब कुछ फसलों के उदाहरण दे रखे हैं वो देखते हैं। तो जैसे क्रांतिक अवस्थाओं वाली जो सारणी की थी उसमें जैसे मैंने सिंबल काम में लिए थे फसलों के लिए, वैसे ही सेम सिंबल यहाँ पे काम में ले रहा हूं कि फसलों का जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला वर्ड काम में लूंगा। जैसे सबसे पहले W, उसके बाद में S, उसके बाद में GP, उसके बाद में M, उसके बाद में C, उसके बाद में P और लास्ट में S। मैंने फसलों के नाम के लिए कुछ कोड काम में लिए हैं और कोड आपको बता दिया कि जो भी फसलों का अंग्रेजी नाम है उसका पहला वर्ड काम में लिया। जैसे W जो है वो वीट से लिया है मैंने, यानी कि गेहूं। W जो है वो वीट के लिए गेहूं हो गया। S जो है वो सोयाबीन के लिए लिया है। G और P जो है वो दो फसलें हैं, दोनों की जल मांग जो है वो सेम है, इसलिए साथ में ले लिया है। G मतलब ग्राउंडनट है या मूंगफली, और P का मतलब पोटैटो जिसको आलू बोलते हैं। M जो है वो मेज या मक्का। C जो है वो कॉटन के लिए लिया है, यानी कि कपास। P जो है वो पेड़ी या धान के लिए लिया है। और लास्ट वन जो है S जो है वो शुगर केन या गन्ना के लिए लिया है। ये फसलों के नाम हो गए। इधर जो है
फसलों के नाम ले लिए मैंने। सबसे पहले गेहूं लिया है, फिर सोयाबीन, फिर मूंगफली और आलू साथ में, फिर मक्का, फिर कपास, फिर धान लिया है और फिर गन्ना लिया है। अब इनकी जलमांग देखते हैं। जलमांग जो शब्द आएगी, जो भी डेटा इधर मेंशन होगा वो सारा एमएम में आएगा, मिलीमीटर में। जैसे गेहूं की जो जलमांग है वो है 450 से 650 एमएम जो है मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ऊपर कॉलम में इकाई जो है वो एमएम दर्शा दी है पुस्तक में। तो गेहूं की जो जलमांग है वो 450 से 650। फिर करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की जो जलमांग है वो 450 से 700। सोयाबीन की जो जलमांग है वो 450 से 700 एमएम। उसके बाद में मूंगफली और आलू है, इनकी जलमांग है 500 से 700 एमएम। उसके बाद में अगली फसल मक्का है। मक्का की जलमांग है 500 से 800 एमएम, 500 से 800 एमएम। उसके बाद में कपास है। कपास की जलमांग है 700 से 1300 एमएम। उसके बाद में धान है। धान की जलमांग है 900 से 2500 एमएम। उसके बाद में गन्ना है लास्ट में। गन्ने की जो जलमांग है वो है 1500 से 2500। ये जो सारणी है उसको मैंने क्रम में कर दिया है, ऊपर से नीचे जो फसलों की जलमांग है वो बढ़ते हुए क्रम में। बुक में जो है थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, आपको याद आसानी से हो इसके लिए मैंने इस इंडेक्स को क्रम से कर दिया है। पहले फसलों के लिए कोड यूज किया है WSGPMCP और S। ये सारे फसलों के जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला वर्ड है। उसके बाद इधर जो है इनकी जलमांग है, ठीक है। जैसे गेहूं की 450 से 650, उसके बाद में सोयाबीन की 450 से 700, उसके बाद में मूंगफली और आलू की है 500 से 700, उसके बाद में मक्का की है 500 से 800, उसके बाद में कपास की है 700 से 1300, उसके बाद में धान की है 900 से 2500 और लास्ट में गन्ना की है 1500 से 2500। तो ये जो है अलग अलग फसलों की जलमांग दे रखी है। आगे जो है सिलेबस का इतना ये थोड़ा सा जो है इसका एडवांस कर लेते हैं। यदि सिंचाई कितनी करें, मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि यदि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में 1 एमएम सिंचाई करनी है तो जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यदि 1 हेक्टेयर में 1 एमएम सिंचाई करनी है तो कितने जल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो है 10,000 लीटर कितना पानी चाहिए, 10,000 लीटर। उसके बाद में यदि 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर सिंचाई करनी है तो कितना चाहिएगा। अब पता है आपको कि सेंटीमीटर जो है वो एमएम से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 लाख लीटर। कितना हो जाएगा, 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यदि मैं ये बोल दूं कि 1 हेक्टेयर में यदि 1 मीटर गहराई तक सिंचाई करनी है तो कितना जल चाहिएगा। तो इसका जो है मीटर जो है वो सेंटीमीटर से 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका जो है 100 गुना ज्यादा जल चाहिएगा, यानी कि 1 करोड़ लीटर।
कितना चाहिएगा, 1 करोड़ लीटर। अब जो है मैं जो 10,000 है इसको 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूं, 1 लाख जो है इसको 10 की पावर 5 भी लिख सकता हूं, और 1 करोड़ जो है इसको 10 की पावर 7 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं वो मात्रा चाहिएगी। यदि 1 हेक्टेयर में 1 mm गहराई तक सिंचाई करनी है तो 10,000 लीटर, यदि 1 सेंटीमीटर गहरी करनी है तो 1 लाख लीटर, यदि 1 मीटर गहरी करनी है तो 1 करोड़ लीटर। अब इसका बेसिक्स जो है वो कहां से आ रहा है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर होता क्या है। 1 हेक्टेयर होता क्या है, तो 1 हेक्टेयर में आपको पता होगा 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, या फिर ये बोल दो कोई भी जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो 100 मीटर लंबा हो और 100 मीटर चौड़ा हो, उस क्षेत्र को क्या बोल सकते हो आप, 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब जो है इसका बेसिक्स कहां से आ रहा है, यानी कि जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 वर्ग मीटर जो क्षेत्र है उसमें यदि 1 mm सिंचाई करनी है, 1 वर्ग मीटर में यदि 1 mm सिंचाई करनी है तो उसके लिए जल कितना चाहिए होता है, 1 लीटर। यानी कि सीधी सी बात है, यदि 1 वर्ग मीटर में 1 लीटर पानी चाहिएगा 1 mm सिंचाई करने के लिए, तो सीधी सी बात है 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 लीटर पानी चाहिएगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका बेसिक्स यहां से आता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इसी के साथ, कि जो भी कैनाल्स होती है, नहरें होती है, उनमें पानी जो छोड़ा जाता है उसको मापने की जो इकाई है वो 2 इकाइयां काम में लेते हैं। एक तो क्यूसेक, और एक होता है क्यूमेक। नहरों में या कैनाल्स जो भी है उसमें पानी जो भी छोड़ा जाता है उसको मापने की इकाई काम में लेते हैं, एक तो क्यूसेक और एक क्यूमेक। तो ये एक क्यूसेक क्या होता है और एक क्यूमेक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो भी नहरी क्षेत्र होते हैं वहां पे न्यूज या पेपर वगैरह जो होते हैं उसमें दिया भी जाता है कि जैसे आज इंदिरा गांधी नहर में 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो क्यूसेक का मतलब क्या होता है, क्यूसेक, एक क्यूसेक का मतलब है 28.3 लीटर पर सेकेंड। एक क्यूसेक का मतलब क्या है, 28.3 लीटर पर सेकेंड। और एक क्यूमेक का मतलब क्या है, 1000 लीटर पर सेकेंड। 1000 लीटर पर सेकेंड। तो एक क्यूसेक जो है वो बराबर होता है 28.3 लीटर पर सेकेंड की, एक क्यूमेक जो है वो बराबर होता है 1000 लीटर पर सेकेंड की। यानी कि जैसे कहीं पे दे रखा है कि 1000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया है, तो इसका मतलब होगा 1000 जो है वो 28.3 से गुणा हो जाएगा, वो 1 सेकेंड में हो गया। यदि वो घंटे का निकालना है तो पहले जो है 1 सेकेंड को पहले एक बार 60 से गुणा करेंगे तो वो मिनट का आ जाएगा, और उसके बाद में दोबारा से 60 से गुणा करेंगे तो वो 1 घंटे का आ जाएगा। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, आगे जो है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।